27 अप्रैल 2026 एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज स्टूडियो तक बहस छेड़ दी। एक तरफ राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच, सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट और गंभीर आरोप, और दूसरी तरफ उसी मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को अदालत से बेल। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या कोर्ट को उसके खिलाफ सबूत कमजोर लगे? क्या पुलिस की जाँच अधूरी थी, या फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी? एक ऐसा डिसीजन जो न सिर्फ देश की जनता के लिए समझना मुश्किल था, बल्कि उनमें गुस्सा और देश की जुडिशरी के लिए एक फ्रस्ट्रेशन भर गया। एक तरफ थी सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के ब्रूटल मर्डर केस की एक्यूज्ड, और दूसरी तरफ थी 790 पन्नों की चार्जशीट और ढेरों पुख्ता सबूत जो ये साफ तौर पर चीख चीख कर कह रहे थे कि कैसे सोनम ने राज कुशवाहा और उसके बाकी साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन फिर भी कोर्ट ने सोनम को बेल दे दी। आखिर क्यों? क्या सोनम रघुवंशी वाकई बेगुनाह थी, या फिर पुलिस के पास उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस नहीं थे? क्या सच में जुडिशरी पर उठ रहे करप्शन के सवालों में कोई दम था, या फिर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बड़ी कमी रह गई थी जिसके चलते एक मर्डर केस के एक्यूज्ड को बेल मिल गई? आखिर कोर्ट ने ऐसा एग्जैक्टली क्या देखा? पुलिस ने कहां गलती की और कैसे प्रोसीजरल लैब में पूरे केस का डायरेक्शन बदल दिया? आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो इतने स्ट्रॉन्ग लग रहे केस के एक्यूज्ड को बेल दे दी? कोर्ट ने जो सबसे मेन रीजन दिया बेल देने का वो ये था कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स एक बेसिक और मैंडेटरी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने एक्यूज्ड को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इफेक्टिवली और एक्यूरेटली कम्युनिकेट नहीं किया। सिंपल शब्दों में समझिए, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो लॉ ये कहता है कि उसे तुरंत और क्लियरली बताया जाना चाहिए कि उसे किस क्राइम के लिए पकड़ा गया है। कोर्ट की नजर में ये कोई छोटी सी फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि यह एक फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 221 में दिया गया है, और यहाँ पर यही राइट वायलेट हुआ। केस की इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT कर रही थी, और कोर्ट ने क्लियरली नोट किया कि अरेस्ट से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो, इंटीमेशन ऑफ राइट और केस डायरी के एक्सट्रैक्ट, सब में एक ही रेफरेंस दिया गया था, सोहरा PS केस नंबर 7/25। इसका मतलब ये था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेघालय पुलिस ने प्रिपेयर किए थे, लेकिन इन सब डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल सीरियस लैप थे। जज DR कार्तिक ने ऑब्जर्व किया कि जब सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में अरेस्ट किया गया, तब वहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट दिया गया था जिसे इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में एक चेक लिस्ट होती है जहाँ पुलिस को क्लियरली मार्क करना होता है कि एक्यूज्ड पर कौन से एलिगेशन हैं। लेकिन सोनम को जो ये डॉक्यूमेंट दिया गया, उनमें ये सभी चेक ब्लैंक्स, बिल्कुल ब्लैंक थे बॉक्सेस। मतलब ऑफिशियली उसे ये बताया ही नहीं गया कि उसके अगेंस्ट एग्जैक्ट एक्यूजेशन क्या है। तो कोर्ट की नजर में ये एक डायरेक्ट फेलियर था, क्योंकि बिना क्लियर इन्फॉर्मेशन के कोई भी इंसान अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर करेगा। सोनम की इस बेल के पीछे पुलिस की दूसरी बड़ी ब्लंडर थी डॉक्यूमेंट्स में गलत लॉ सेक्शन का मेंशन किया जाना। असल में सोनम के खिलाफ BNS के सेक्शन 1031 मर्डर और दूसरे सेक्शन लगे हुए थे, लेकिन अरेस्ट डॉक्यूमेंट्स में पुलिस ने गलती से सेक्शन 4031 लिख दिया। अब असल में BS में 4031 जैसा कोई सेक्शन ही नहीं था। हालांकि IPC में सेक्शन 403 जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस से जुड़ा है। अब प्रोसिक्यूशन ने एक एक्सेप्टेड आर्गुमेंट देते हुए कहा कि सेक्शन 1031 की जगह 4031 लिखना बस एक क्लेरिकल एरर, एक टाइपिंग मिस्टेक है। उनकी दलील थी कि एक ऐसी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों की वजह से इतने सीरियस मर्डर केस में बेल नहीं मिलनी चाहिए। सुनने में ये आर्गुमेंट लॉजिकल लग सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसे सीधा रिजेक्ट कर दिया। जज ने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर एक डॉक्यूमेंट में गलती होती तो उसे टाइपो मान लिया जाता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हर एक डॉक्यूमेंट में वही गलती सेक्शन लिखा हुआ था। अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो, इंटीमेशन ऑफ राइट्स, केस डायरी, सब जगह एक ही गलती रिपीट हो रही थी। अब इससे यह ऑब्वियस था कि एक जगह गलत सेक्शन हर जगह कॉपी पेस्ट हो गया होगा, लेकिन इस गलती का खामियाजा बहुत बड़ा था। अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी ब्लंडर किससे हुई? क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स इसमें यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि सोनम को गाजीपुर से यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था। सो सच ये है कि इवन दो सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में अरेस्ट किया गया था, लेकिन फॉर्मल अरेस्ट पेपर वर्क और कोर्ट प्रेजेंटेशन का पूरा कंट्रोल मेघालय पुलिस के पास था, ताकि सोनम को शिलांग ले जाया जा सके। यानी सिंपल टर्म्स में यूपी पुलिस का रोल सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी कानूनी प्रक्रिया में एक्यूज्ड को डिटेन करने में असिस्टेंट दी, और एक्चुअली लीगल प्रोसेस मेघालय पुलिस ने हैंडल किया। अब सबसे क्रिटिकल लैम्स यही हुआ जो इस कोर्ट हायरिंग के दौरान सामने आया। जुडिशियल रिकॉर्ड में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि सोनम के पास उस वक्त लीगल काउंसलिंग प्रेजेंट था। इस केस में जब सोनम को गाजीपुर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया, तब आइडियली यहाँ गलतियाँ तुरंत पकड़ी जा सकती थी,
स्पेशली यह कि मर्डर चार्ज डॉक्यूमेंट में मेंशन ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेफ्टी नेट पुलिस एरर को कैच करने के लिए बना रहा था वो भी फेल हो गया। यहाँ एक इमोशनल और लॉजिकल कॉम्प्लिकेट सामने आता है। विक्टिम की फैमिली और पब्लिक का ये मानना है कि इतने सीरियस क्राइम में कोर्ट को ऐसी छोटी टेक्निकल गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए था। राजा की मां ने यह भी सवाल उठाया कि जब क्राइम इतना सीरियस था तो बेल कैसे मिल सकती है। लेकिन लॉ इस जगह से बिल्कुल क्लियर है। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चाहे क्राइम कितना भी सीरियस हो, अगर अरेस्ट प्रोसेस में गलती हुई तो उसे कोर्ट ओवरलुक नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट ने सोनम को क्राइम से क्लीन चिट दे दी। सबसे पहले सोनम को 50,000 का पर्सनल बेल बॉन्ड देना होगा और उसके साथ उतनी अमाउंट की इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज भी देनी होगी। दूसरा, सोनम बिना कोर्ट की परमिशन के शिलोंग के बाहर नहीं जा सकती। तीसरा, उसे ट्रायल के दौरान हर हायरिंग पर पर्सनली प्रेजेंट रहना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि वो किसी भी तरह से एविडेंस के साथ हेरफेर नहीं कर सकती, ना ही किसी विटनेस को कंटेक्ट, थ्रेटन या इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसकी बेल तुरंत कैंसिल हो जाएगी। अब आखिर में एक बात सीधी और साफ तौर पर समझनी होगी कि अगर सिस्टम सिर्फ प्रोसीजरल गलतियों के चलते इतने बड़े जुर्म में इन्वॉल्व लोगों को रिलीफ देता रहे और फाइनली इंसाफ तक वो अकाउंटेबिलिटी से बच जाए, तो ये सिर्फ एक केस की हार नहीं होगी। ये ऐसे अपराधियों और आपराधिक एक्टिविटीज वाले लोगों के मोराल को बढ़ाने वाला होगा, जिन्हें लगेगा कि चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर लो, अगर कानून के दांवपेच समझ लिए तो बचने का रास्ता मिल ही जाएगा। और जब क्रिमिनल्स को ये भरोसा मिल जाता है तो अपराध पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि राजा को इंसाफ जल्द मिले और सही मिले, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जितने भी उसके हत्या में गुनहगार हैं उन्हें ऐसी सजा मिले कि ये एक मिसाल बन जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि कानून का असली काम सिर्फ प्रोसीजर्स को फॉलो करना नहीं बल्कि न्याय को स्थापित करना भी है। अब एक बार फिर से अब असली फैसला ट्रायल में होगा, जहां सबूतों, गवाहों और फोरेंसिक तथ्यों के आधार पर तय किया जाएगा कि सच्चाई आखिर क्या है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात जरूर साबित कर दी कि कानून की नज़र में सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि उस नतीजे तक पहुंचने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपकी क्या राय है? क्या ऐसी प्रक्रिया संबंधी गलतियों के आधार पर बेल मिलनी चाहिए या गंभीर मामलों में अदालत को अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।